Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Sahbaz BSc अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम एडवांस कैलकुलस की है। ऐसे सेकंड बेस्ड ऑन यूनिट 3 and 4 evaluate the integral I is equal to 0 to 1 and 0 to x square root x square plus y square dy dx by passing on to the पोलर कोऑर्डिनेट, यानी मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हुए इस लिमिट को इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, इस इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है हमको, उसमें इसका रीज़न हम लोग देख लेंगे कि क्या रीज़न क्या है यहाँ पर, वो एरिया क्या है जिसके अंडर में हमको इसके ऊपर में हमको इस इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई अगर यहाँ लिखा हुआ है पहले, तो ये वाई की लिमिट होगी और ये वेरिएबल से भी पता चल रहा है। हालांकि अलग अलग राइटर अलग अलग इसका यूज़ करते हैं, कभी ये लिमिट इसकी होती है और ये लिमिट इसकी होती है, लेकिन जैसे कि हमारी ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसको वेरिएबल वाई को देख के समझ लेंगे, ये एक्स को देख के समझ लेंगे ये वाई की लिमिट है, तो ये एक्स की लिमिट हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लिमिट इस इंटीग्रल की है वो x इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1, और y की वैल्यू है फ्रॉम 0 to y इज इक्वल टू x। क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में पहले हमें इंटीग्रेट करना है, अंदर ये लिखा हुआ है, तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स हम बनाना होंगी और इन दो लाइंस के यानी ऑर्डिनेट के बीच में बनाना होंगे। तो इस रीज़न को हम बना लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। तो जिनके बीच में हमें स्ट्रिप बनाना है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1, जो यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस पर होगी और y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि y का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर। और जो हमें स्ट्रिप्स रखना होगी y इक्वल टू 0, यानी ये लाइन y इक्वल टू 0 है x एक्सिस, और y इक्वल टू x का मतलब वो लाइन होती है जो x और y एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच से निकलने वाली होती है, जो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, वो लाइन y इक्वल टू x होती है। तो हमें जो भी स्ट्रिप रखनी है वो y इज इक्वल टू 0 पर रखनी है, यानी x एक्सिस पे रखनी है और ख़त्म करना है y इज इक्वल टू x पर, और यानी यहाँ से शुरुआत करनी है और ख़त्म करना है इस स्ट्रिप का वहाँ पर, यानी y इज इक्वल टू x पर शुरुआत ख़त्म करनी है और y इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करनी थी। और ये रहेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में जो भी एरिया होगा, यानी सभी को यहाँ से स्टार्ट होना है स्ट्रिप को और यहाँ पर ख़त्म होना है। तो इस तरीके से ये सब स्टार्ट यहाँ से होंगे, ख़त्म यहाँ, तो इतना रीज़न जो है वो हमारा घिर जाएगा, शेडिड हो जाएगा। ये x बाई में यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी थी। अब इसको हमें चूँकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है, तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का और कार्टेशियन का। तो उसके लिए हमें पुट करना होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पर रखेंगे हम लोग इस तरीके से कि x की वैल्यू है r, तो कॉस थीटा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और y की वैल्यू है आर साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अगर आर स्क्वायर को यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से आर स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो गई है, तो सॉरी आर स्क्वायर के इक्वल हो गई है। और यहाँ से अगर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर। अब जो यहाँ पर जो एरिया है छोटा सा, अगर हम डी वाई और डी एक्स की बात करें, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है ये छोटी सी डी वाई, यहाँ पर छोटा सा हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है उसे हम डी एक्स से डिनोट करें, तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा ये यहाँ पर इस तरीके का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई डी वाई और डी एक्स है। तो इसका एरिया जो होगा वो डी वाई इंटू डी एक्स यहाँ पर लिखा है। तो इसी के इक्विवेलेंट हम जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी रीज़न को दोबारा से बना दें या यहीं पर भी कर सकते हैं।
तो हम इसको अच्छा सा दिखे तो इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाते हैं, जिसमें ये लाइन एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 जिसे इनिशियल लाइन बोलते हैं, और ये थीटा इज इक्वल टू π/2 वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स थी वो एक्चुअल में थीटा इज इक्वल टू π/4 लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ में 45 एंगल बनाते हैं, ना सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ में बल्कि वाई एक्सिस के साथ में 45 यानी π/4। और यहाँ पर ये जो लाइन थी x इक्वल टू 1, इतना रीज़न हमारा ये था। इस रीज़न को अब हमें जो है वो सेक्टर से कवर करना होगा। तो ये सभी सेक्टर की शुरुआत तो ऑरिजिन से होगी, तो सेक्टर इस तरीके से लेंगे। और इसका अगर छोटे से किसी एलिमेंट की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट भी r, थीटा है, तो ये यहाँ पर थीटा है, तो ये पी r, थीटा अगर पॉइंट लेते हैं तो ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक जो होगी वो r होगी। और इसमें थोड़ी सी ये एंगल घुमा है इस लाइन से इस लाइन तक, वो इसको हम इधर दिखा दे रहे हैं, d थीटा होगा। तो इस एलिमेंट का अगर निकालना चाहें, जैसे हम लोग जानते हैं कि थोड़ा इसको हम बड़ा करके समझते हैं कि अगर हमें एंगल ये पता हो थीटा और इस लेंथ को इस दूरी को लगाना चाहते हैं, जबकि ये दूरी r है, तो ये जो कितनी होगी हम लोग को फार्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो आर्क अगर ये निकालना चाहते हैं कितनी है तो इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा। तो आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पर r, और ये अगर थीटा लिया है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। अगर माना डी थीटा होता है, जैसे कि हमारा ये डी थीटा इतना है एंगल, तो इतनी की बात कर रहे हैं, ये दूरी r के इक्वल है, और ये हम लेंथ निकालना चाहें तो आर डी थीटा हो जाएगा। तो इस आर्क की लेंथ पता हो गई आर डी थीटा, ये इस हिसाब से हो जाएगी, लंबाई समझ लीजिए। और ये रेडियस वेक्टर आर के लॉन्ग जो डिस्टेंस ये चली गई है उसको हम डी आर से अगर डिनोट करें तो ये लेंथ और ब्रेथ पता हो गई, यानी लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, डी आर और ये आर डी थीटा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आया हो, यानी ये हम डी वाई और डी एक्स के इक्विवेलेंट लिख देंगे, जो एलिमेंट था एरिया वो इसको अब इतना लिख देंगे। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये तो इतना मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ क्या करें, आई की वैल्यू जो पहले चल रही थी वो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो था उसे तो दिखाई दिया था हमने कि यह आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। और बस आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो डी एक्स डी आर की जगह पर वैल्यू रख देते हैं आर डी आर इंटू डी थीटा। चाहे आप समझ में आ गया हो, नहीं तो आप दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं अगर क्लियर ना हुआ हो। वैसे सवाल लगाने के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम इस को रिप्लेस कर देते हैं इससे, यानी इससे रिप्लेस कर देते हैं डी वाई डी एक्स, यहाँ पर ये लिख दिया करते हैं। अब जो लिमिट है यानी वो बाहर जो लिखा है वो यहाँ पर थीटा की इसकी लिमिट होगी, ये अंदर लिखा है जी आर इसकी लिमिट होगी। अब लिमिट को जो है वो यहाँ पर इस पूरे रीजन को कवर करना है, सेक्टर से कवर करनी है, यानी दो लाइनों से। तो ये सेक्टर की जो शुरुआत होगी इस वाले लाइन से शुरुआत होगी और इस वाली लाइन पे ख़त्म होगा। इस वाले लाइन पर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, इस वाली लाइन पर थीटा की वैल्यू π/4 है। यानी जो भी सेक्टर होंगे वो इन्हीं दोनों लाइन्स के बीच में होंगे, वो लिमिट थीटा की हो गई। और कोई भी सेक्टर की जो शुरुआत हो रही है वो इस पॉइंट से हो रही है जो कि पोल है, पोल पर आर की वैल्यू 0 होती है। और फिर देख रहे हैं कि ये ख़त्म कहाँ पर है, कोई भी जो सेक्टर है वो ख़त्म हो रहा है इस वाली लाइन पर जो कि x = 1 था पहले, और x की जो वैल्यू है 1 x की वैल्यू रखी थी हम लोगों ने r cos थीटा, तो r cos थीटा यहाँ 1 करेंगे तो इससे चूँकि मैं यहाँ पर r की लिमिट चाहिए तो इसकी जगह पर 1/, में हो जाएगा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी r की वैल्यू 1/cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और 1/cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो सेक थीटा के बराबर होती है। इस तरीके से r की वैल्यू हो जाएगी ये सेक थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम थीटा की लिमिट तो 0 से लेके π/4 तक है, और ये r की वैल्यू 0 से लेके सेक थीटा है, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ओनली r बचेगा। और r यहाँ पर पहले से है
और डी आर इंटू डी थीटा, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। और पहले हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 से π/4। अब इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लें, आर की वैल्यू 0 से सेक थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर बन गया और हमें पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और फिर बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। इसे हम जिस तरीके से पहले करते आए हैं कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आर का करेंगे, आर का ही फंक्शन है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कितना होता है। ये इंटीग्रल जो चल रहा है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें थीटा की लिमिट थी 0 से लेके π/4, वो हमने लिख दी। उसके बाद ब्रैकेट था और आर स्क्वायर का हो गया r³ 3, और लिमिट इसकी हम लोगों ने रखी थी r बराबर 0 से चल रहा था सेक थीटा के इक्वल, और यहाँ पर डी थीटा था। अब अपर लिमिट 1/3 तो कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के साइन से पूरा बाहर ले लेंगे। लिमिट थीटा इक्वल टू 0 से π/4 बनी है, और यहाँ पर सिर्फ r³ बचा हुआ है जिसको हमें अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी r है पहले सेक थीटा लिखना है, उसकी पावर 3 है माइनस, फिर आर की यहाँ पर 0 रखना है, उसका क्यूब करना है, और यहाँ पर देखना है अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। 1/3 लिमिट 0 से π/4 सेक क्यूब थीटा का किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे हमने किसी दूसरे वीडियो में बनाया, तो बताया, तो हम उसको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर ना मिले आपको तो आप डिमांड कर सकते हैं। वैसे हम अभी जो है टाइम कम लगे इसलिए हम इसके लिए इसका रिडक्शन फार्मूला होता है, अगर आपके सिलेबस में है तो उसका आप डायरेक्ट यूज़ करें, नहीं तो आप जिस तरीके से हमने सेक थीटा का इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेशन सेक क्यूब थीटा का निकाला था, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो रिडक्शन फार्मूला का डायरेक्ट यूज़ करें। हालांकि हम रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। तो ये रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर हम बता दे रहे हैं लिख के। तो ये होता है सेक की पावर n x dx अगर हो तो उसको हमारा रिडक्शन फार्मूला होता है सेक की पावर n-2 x इंटू 10x अपान, इसमें से एक पावर कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए -1 पावर जो भी है, और ऊपर n2 कम करेंगे n-2 अपान में n-1 करेंगे, यानी ये सेम रहता है। और सेक की पावर जो बचती है वो इतने के बराबर होती है, यानी n-2 के बराबर होगी x dx। तो ये जो n पावर का हमें रिडक्शन करना था, अब सिर्फ n-2 का इंटीग्रेशन करना होगा। जो n पावर का इंटीग्रेशन करना था 2 कम हो गई पावर। ऐसे ही यहाँ पर हमारा इसमें जब अप्लाई करेंगे तो 1/3 तो अपना बाहर चल ही रहा है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, लिखेंगे यानी जो भी पावर होगी इसमें से 2 कम हो जाएगी, तो 3 में से 2 कम होगी तो एक लिखी नहीं जाएगी, थीटा है यहाँ पर, और tan थीटा अपान में यहाँ से 1 कम करेंगे तो ये 2 बचेगा प्लस, तो ये जो भी ये पे पावर तो सेम है, यानी जो इस सेक की पावर है वही यहाँ रहेगी, यानी 1 पावर अपान n-1 जो यहाँ वही यहाँ रहेगा, यानी ये 2 है तो ये 2 होगा, और इसमें भी वही होगा जो 1 होगा, यानी सेक की पावर 1 रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं, थीटा डी थीटा। और इसकी जो लिमिट है 0 to π/4 वो आप लिख दीजिए, इसमें तो इधर लिख दीजिए 0 to π/4, और यहाँ पर इस इंटीग्रल में चढ़ा दीजिए 0 to π/4। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन और करना है, तो 1/3 इसमें अपर लिमिट रख दिए, जहाँ पर भी नज़र आए हमें थीटा वहाँ पर π/4 रख देंगे, तो थीटा यहाँ π माइनस लोअर लिमिट यानी सेक 0 और 10 0 हो जाएगा, अपान में टोटल के अपान में 4 कर लीजिए, सॉरी 2 कर लीजिए, दोनों के चाहे अलग अलग करके कर सकते हैं, आप इकट्ठा एक साथ कर लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर लगेगी, वेरिएबल में कांस्टेंट हो एज इट रहेगा, प्लस 1/2 है लिख देंगे, और सेक का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, और इसकी जो लिमिट है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस लिमिट को लिखना है हमें 0 से π/4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए 1/3 का, पूरे में मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 1/3। अब देखें सेक π/4 सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, होल अपान में ये 2 है, प्लस 1/2 यहाँ पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी इसमें लगा दीजिए जहाँ पर भी है थीटा वहाँ पर अपर लिमिट π/4 रख दीजिए, π/4 पुट कर दीजिए, और tan π/4 हो गया, अपर लिमिट हो गई है, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट में लॉग सेक 0 हो गया यहाँ पर, और प्लस का tan 0 हो गया, ब्रैकेट बड़ा क्लोज कर दें,
पहले ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा यानी करली ब्रैकेट जो इस 1/2 से इंटू हो रहा है, और ये बड़ा ब्रैकेट इसमें बाहर 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके लिए है। तो 1/3 को इधर बाहर रखते हुए और देख रहे हैं कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ओनली √2 ऊपर बचेगा, अपान में ये 2 बचेगा प्लस 1/2, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। सेक अभी देखा था कि 45 की वैल्यू होती है यानी π/4 की वैल्यू होती है √2, और 10 45 यानी 45 की π/4 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, माइनस लॉग सेक 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और 10 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो अब अगले स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं, अगले पेज पर लिख रहे हैं जो हमारी इंटीग्रल जिसकी वैल्यू फाइंड करना थी वो आ गई। 1/3 चल रहा है ब्रैकेट के बाहर, √2 को लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉग ऑफ √2 प्लस 1 और माइनस log 1 आ रहा है। log 1 जो है ये log 1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 के इक्वल होती है। इस तरीके से हमारा इंटीग्रल अब सॉल्व हो चुका है। एक √2 से √2 कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 बन जाएगा, i = 1/√2 प्लस 1/2 log √2 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।